पिछले वीडियोस में हम लोग पैलियोलिथिक एज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। दोस्तों, पैलियोलिथिक एज को पहचानते कैसे? हाउ डू वी आइडेंटिफाई पैलियोलिथिक कल्चर? वी आइडेंटिफाई पैलियोलिथिक कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ tools they were using, particularly stone tools and also of bones। क्योंकि इंडिया के केस में हमें पैलियोलिथिक के पीरियड से एसोसिएटेड होमिनिड रिमेन्स बहुत ही कम मिले हैं। तो होमिनिड रिमेन्स के बेसिस पे हम पैलियोलिथिक कल्चर को ठीक तरीके से समझ नहीं सकते हैं। बट इंटरेस्टिंगली उनके द्वारा यूज किए गए जो भी टूल्स थे, स्टोन और बोन्स दोनों के, उसके बेसिस पे, उन टूल्स के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया पैलियोलिथिक कल्चर को। धीरे धीरे पैलियोलिथिक में और भी फाइंडिंग्स आती गई और एक पिक्चर तैयार होती चली गई। जैसे जैसे उसके उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हमें पता चली, जैसे सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी के बारे में, फिर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, फिर उनके उनकी रिलीजियस बिलीव्स के बारे में और उनके आर्ट फॉर्म्स के बारे में। इनफैक्ट आर्ट फॉर्म्स के थ्रू भी आर्ट फॉर्म के थ्रू भी जैसे पेंटिंग्स हैं, तो पेंटिंग के थ्रू भी हम उनके सोसाइटी के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके कल्चर के बारे में कुछ बातें जानने लगे हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हमने अपने पिछले दो वीडियोज़ में पैलियोलिथिक के ऊपर, दो वीडियोज़ थी इससे पहले, तो उन दोनों वीडियो में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो जैसा कि हमें पता है कि लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 साल पहले तक पैलियोलिथिक कल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रही। और ये जो टाइम पीरियड है, ये प्लाइस्टोसिन एपॉक के लास्ट फेज से कोइंसाइड करती है। सो प्लाइस्टोसिन एपॉक जो है, तो प्लाइस्टोसिन एपॉक मार्क्ड बाय एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेट अभी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, क्लाइमेट में एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस होती थी। आइस एज और दो आइस एज के बीच एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस होती थी, जिसमें आइस एज की टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा थी। सो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस बिटवीन ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड। तो ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड के बीच एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन से प्लाइस्टोसिन एपॉक गुजर रही थी। तो क्लाइमेट अभी स्टेबल नहीं थी और कंड्यूसिव नहीं थी कि लाइफ फॉर्म को ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सिस्टेंस बेस थी फ्लोरा एंड फौना में, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी अकॉर्डिंगली लिमिटेड ही रही है। तो ऐसे में जो क्लाइमेट है वो कोल्ड रहेगी एंड ड्राई रहेगी। कोल्ड रहेगी क्योंकि आइस एज की डोमिनेशन थी, ड्राई इसलिए क्योंकि रेनफॉल कम थी। तो ऐसे में ज़्यादा सब्सिस्टेंस बेस अवेलेबल नहीं रहती है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत ही कम रहती है और उनकी जो एक्टिविटी है, जो वो फुटप्रिंट्स छोड़ेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहती है। बट फिर भी हमें पैलियोलिथिक के बारे में कुछ कुछ अंदाज़ा ज़रूर लग चुका है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस दे हैव लेफ्ट बिहाइंड। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जनरली क्या होती है कि होमिनिड रिमेन्स एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस होती है किसी कल्चर को समझने के लिए। बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्लाइस्टोसिन कॉन्टेक्स्ट में या पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में होमिनिड रिमेन्स बहुत ही कम मिले हैं। तो होमिनिड रिमेन्स के बेसिस पे हम प्लाइस्टोसिन कल्चर को समझ नहीं सकते हैं। बट लकीली उनके द्वारा जो यूज किए गए टूल्स हैं, बोथ बोन्स एंड बोथ स्टोन एज वेल एज बोन टूल्स, तो इन टूल्स के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि कहाँ कहाँ पैलियोलिथिक साइट्स थी, यानी कि कहाँ कहाँ पैलियोलिथिक पीपल वर लिविंग। सो पैलियोलिथिक साइट्स हमने देखा था ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बट कुछ एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्ट गंगा वैली, एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा वैली। गंगा वैली में नहीं मिलने के दो रीजन भी हो सकते हैं। एक तो कि यहाँ पे ठीक तरह से एक्सकेवेशन नहीं हुई होगी, और दूसरी कि ये जो गंगा वैली है, इट इज़ एनुअली फ्लडेड रीजन, तो वहाँ से न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से एविडेंसेज काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो गए होंगे। तो ये एक दो रीजन हो सकती है कि गंगा वैली में हमें पैलियोलिथिक साइट्स देखने को नहीं मिलती है। एक्सेप्ट एक रीजन है कल्पी, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे हमें पैलियोलिथिक साइट देखने को मिलती है, वो भी मिडिल पैलियोलिथिक साइट है वो कल्पी। अर्ली पैलियोलिथिक या लोअर पैलियोलिथिक हमें वो भी देखने को नहीं मिलती है गंगा वैली में। नेवरदलेस Paleolithic sites have been identified all over the subcontinent. बट एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो पैलियोलिथिक कल्चर है
हम इन एविडेंसेस के बेसिस पे कैसे पता करेंगे कि इस टूल्स की, इस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है, यूजेज क्या है। मान लो कि किसी एक्सकवेशन में हमें कोई कॉइन्स मिल गए, तो ये कॉइन्स यहाँ पे क्यों है, इसकी क्या पर्पस है, ये ट्रेड के लिए थी या किसी और पर्पस के लिए थी। तो ये फंक्शनैलिटी हमें जब तक एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलती है, तो तब तक हम इसकी ट्रू यूटिलिटी को समझ नहीं सकते हैं। अनलाइक हिस्टोरिकल पीरियड जहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट हमें लिटरेचर के रूप में देखने को मिलती है, तो प्री हिस्ट्री में ये एविडेंस भी एब्सेंट है, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज एब्सेंट है प्री हिस्ट्री में। तो ये कॉन्टेक्स्ट भी हमें, लिटरेचर जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है, वो कॉन्टेक्स्ट भी हमें वहाँ से नहीं मिलती है। बट नई जो रिसर्चेज हुई हैं, पर्टिकुलरली इन दिस करेंट डिकेड, तो नई नए 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 तरीके से हम एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना चाहते हैं, कि रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये जो चेंजेज हुई हैं ह्यूमन लाइफ स्टाइल में, उनके कल्चर में, उनकी लाइवलीहुड में, उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, ये चेंजेज क्यों हो रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें मिलती है क्लाइमेट से। दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ Paleolithic climate or Pleistocene climate and later Holocene climate is very important because it gives us context in which these tools have been found. तो कॉन्टेक्स्ट मिल गई, एविडेंसेस मिल गए, उसके बाद हमारी इंटरप्रिटेशन आती है इन एविडेंसेस के बेसिस पे। तो नए रिसर्चेज हुए और नए एविडेंसेस भी मिलते गए, तो हमें कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी मिली। और फिर साथ ही साथ पेंटिंग्स, जो केव पेंटिंग्स हम देखते हैं, तो उस पेंटिंग्स के थ्रू भी उनके लाइफ स्टाइल में, उनके जीवन में, डेली लाइफ में हमें एक विंडो मिलती है जो हम झांक सकते हैं उनके लाइफ में। तो इन सारे एविडेंसेस के बेसिस पे हम पैलियोलिथिक कल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ सके हैं। जैसे हमने देखा था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, चूँकि पॉलिटी तो फॉर्मल पॉलिटी उस टाइम में नहीं थी, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या-क्या देखा था कि जो पैलियोलिथिक सोसाइटी थी, that is closely related to what we call today a band society. Paleolithic society is closely associated with the band society. इस बैंड सोसाइटी की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि नंबर्स जो हैं, नंबर, इस बैंड सोसाइटी में मेंबर्स कम होते हैं, यानी कि साइज ऑफ कम्युनिटी कम होती है, छोटी होती है। दूसरी, कि कोई ऐसा ट्राइबल चीफ नहीं होता है, यानी कि कोई चीफडम सिस्टम भी नहीं थी। चीफडम सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्राइबल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव है। पैलियोलिथिक सोसाइटी वाज बैंड सोसाइटी एंड देयर वाज डिवीजन ऑफ लेबर। और इसकी बेसिस क्या थी सोसाइटी के डिवीजन की? डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स, यानी कि एज, उम्र और सेक्स के बेसिस पे, कि आप जेंडर के बेसिस पे मेल है तो, और तो आपके लिए कुछ और काम होगा, जैसे हंटिंग का काम जनरली इज एसोसिएटेड विद मेल सोसाइटी, मेल कम्युनिटी, मेल पॉपुलेशन, एंड गैदरिंग, फूड गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग इज एसोसिएटेड विद द फीमेल कम्युनिटी. So there was division of labor based on age and sex, and it was, you can call it a highly egalitarian society. Highly egalitarian society. फिर हमने देखा था इनके लाइवलीहुड के बारे में। तो लाइवलीहुड कैसी थी? दे वर प्रीडोमिनेंटली hunter gatherers. So this was the livelihood of Paleolithic society. फिर हमने उनके टूल्स को एनालाइज किया था, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में हमें एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन देखने को मिलती है और कुछ ट्रेंड्स देखने को मिलती है। सो ग्रेजुअल इवोल्यूशन में सबसे पहले हमने देखा था कि लोअर पैलियोलिथिक से भी पहले कुछ ओल्डोवन टूल्स चलते थे, जो कि लोअर पैलियोलिथिक में भी कंटिन्यू हुए। ओल्डोवन टूल्स में आते हैं हमारे, जैसे हैमर स्टोन्स आते थे, या हैंड एक्स भी आती है। हैंड एक्स नहीं, हैंड एक्स तो एक्यूलियन टूल में आती है। चॉपर्स आते हैं,
चॉपिंग टूल्स, चॉपर्स, देन क्लीवर्स भी आते हैं। ओल्डोवन टूल्स के बाद हमने देखा था जो लोअर पैलियोलिथिक से ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, वो उनको हम लोग कहते हैं एक्यूलियन टूल्स। एक्यूलियन टूल्स में जो कैरेक्टरिस्टिक टूल है वो हैंड एक्स है, और ये सारी जो ओल्डोवन टूल्स हैं ये भी कंटिन्यू करेंगी, और साथ ही यहाँ पे बोरर्स भी ऐड हो जाते हैं एक्यूलियन टूल्स में, बोरर्स। इसके बाद हमने देखा था कि फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गई थी, फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये सारे जो लोअर पैलियोलिथिक टूल्स थे ये तो कंटिन्यू कर ही रहे थे, साथ ही जो कैरेक्टरिस्टिक टूल थी वो ब्लेड्स थी, एंड बर्डिंस वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। एंड फाइनली वी हैव फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्रीज में ये सारे टूल्स कंटिन्यू हो रहे हैं, बट इनकी जो यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। तो इस तरह से हमने उनके टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी इवोल्यूशन देखा था, और ये इवोल्यूशन उस समय के नेचर के साथ या अपने इकोसिस्टम में जो चेंजेज आ रहे थे, तो उन चेंजेस के रिस्पॉन्स में ये सारे अडेप्ट हो रहे थे टूल्स। टूल्स में जो एक ट्रेंड आपको नोटिस करनी थी कि साइज जो है, जैसे जैसे हम लोअर पैलियोलिथिक में से अपर पैलियोलिथिक की तरफ आते हैं, तो साइज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू डिक्रीज, बट रिफाइनमेंट इन दैम, जैसे कि शार्पनेस हो गई, पहले एक ही साइड की थी, एक ही साइड एज साइड थी, अब दोनों दोनों बाइफेशियल साइड्स आने लगे। तो ये रिफाइनमेंट जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है। साइज छोटी हो रही है बट उनकी रिफाइनमेंट बढ़ रही है। तो ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा था। इसके बाद हमने उनके बिलीफ सिस्टम को देखा था। बिलीफ सिस्टम, सो बिलीफ सिस्टम या रिलीजन जो है वो एनिमीज में हमें देखने को मिलते हैं। एनिमीज की खास बात है कि यहाँ पे नेचर वर्शिपिंग आपको देखने को मिलेगी। Other than that, there was no formal religion in true sense, but we have seen some ritualistic activities. Ritualistic activities and some ceremonies also. However, there is a site जहाँ पे आपको एक मदर गॉडेस फिगराइन देखने को मिलते हैं। हाउएवर इस फिगर के ऊपर एक डिबेट है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इट इज ए हार्पून, एंड सम से दिस इज रेप्लिका ऑफ मदर गॉडेस। मदर गॉडेस कहने का जो लॉजिक है वो ये है कि जो इस समय जो और भी एंशिएंट कल्चर्स थे, पैलियोलिथिक साइट्स थे, वहाँ पे जैसे यूरोप में तो वीनस गॉडेस की वर्शिप होती थी, तो उससे मिलती जुलती इंडिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, तो उसके कंपैरिजन में ये मदर गॉडेस यहाँ पे भी कुछ हिस्टोरियंस सजेस्ट करते हैं कि दिस वाज द फिगराइन ऑफ मदर गॉडेस एंड देयर वाज वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, बट हाउ दे वाज वर्शिप दैट वी डू नॉट नो। हाउएवर एट वन साइड इन Bhimbetka auditorium caves we have seen cupules, stone cup like depressions on stone slabs, but do not know but we do not understand it completely how they were doing things like these rituals. And finally we have seen the art, Paleolithic art. Paleolithic art को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टेशनरी और दूसरी पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है कि इस आर्ट फॉर्म को हम मूव कर सकते हैं, स्टेशनरी मतलब एक ही जगह रहेगी। पोर्टेबल आर्ट्स में हमने कुछ क्रिस क्रॉस डिजाइंस देखी थी, एंड वी हैव सीन सम पैटर्न्स। एंड स्टेशनरी आर्ट जो हम देखते हैं केव पेंटिंग्स के फॉर्म में। तो केव पेंटिंग को हमने पैलियोलिथिक केव पेंटिंग को डील नहीं किया था, हमने कहा था कि हम इसको मेसोलिथिक पेंटिंग के साथ पढ़ेंगे, एसोसिएट करके देखते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी भी जो क्वेश्चन पूछती है तो वो ये इंडिविजुअली पैलियोलिथिक टर्म यूज नहीं करती आर्ट के लिए, वो भी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक आर्ट या की पेंटिंग्स इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करती है। सो आर्ट फॉर्म में हमने पोर्टेबल आर्ट्स के ऊपर डिस्कस की थी, और स्टेशनरी आर्ट यानी कि केव पेंटिंग्स को हमने बाद के लिए छोड़ा हुआ था, जो हम मेसोलिथिक के साथ पढ़ेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमने देखे थे, और ये सारी चीज़ें हो रही थी प्लाइस्टोसिन एपोक में, प्लाइस्टोसिन एपोक, and Paleolithic coincided with the last phase of Pleistocene epoch.
which ended in some 10,000 or 12,000 years ago or before Christ or before common era. So लगभग 10,000 12,000 साल पहले Pleistocene epoch gave way to Holocene epoch. So some 10,000 or 12,000 years ago, Pleistocene epoch ended and it gave way to Holocene epoch. Now Holocene epoch is marked by stable climatic conditions. होलोसीन एपॉक में आकर के क्लाइमेटिक कंडीशंस स्टेबल होने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगी और रेनफॉल भी बढ़ने लगी, यानी कि जो क्लाइमेट है वो ओवरऑल वार्म एंड वेट होने लगी. Now this climate is ideal for or suitable for the growth of living things, living organisms, and therefore we see the forests emerging at the cost of grasslands. प्लाइस्टोसिन एपॉक में ग्रासलैंड्स डोमिनेट कर रही थी लैंडस्केप को, बट अब फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स की जगह धीरे धीरे फॉरेस्ट ले रही है क्योंकि रेनफॉल बढ़ने लगी और टेम्परेचर भी बढ़ने लगी. सो नेचुरली it started to support an ecosystem. Therefore, naturally we see the diversification of flora and fauna. फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज में डाइवर्सिफिकेशन, विविधता हमें देखने को मिलने लगी अब होलोसिन एपोक में. तो जैसे छोटे बर्ड्स अब क्या हो गए, नेचुरली न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, न्यू स्पीसीज of plants and animals were included in the diet of early man. So naturally हम कह सकते हैं कि subsistence base increased, and subsistence base will, even if subsistence base increased, that will lead to the growth in population, human population also, growth in human population. Now with this new subsistence base, the older tools started to become dysfunctional and new tools were being started, as we were already seeing the trend towards diminishing size of stone tools. So the characteristic tool of this period, the Holocene epoch, which resulted in the start of Mesolithic age, which resulted in the start of what we call Mesolithic period or Mesolithic age or the Middle Stone Age. So the characteristic tool of this period, as we have already seen, have already seen that the trend was towards using smaller tools. So the characteristic tool of this Mesolithic period is microliths. Micro means small and liths means of stones. So these were the stone tools which were usually strong, usually between 1 to 5 centimeter in length. And these microliths came in different shapes also. Earlier tools were non-geometric, but later geometric tools were being made. So this gives us the background in which Mesolithic culture was established and was growing. So we will discuss now different aspects of Mesolithic culture, as we have discussed about Paleolithic, and we will notice the changes from Paleolithic into Mesolithic.